हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी के अग्निहोत्री। आज आपको इस वीडियो में रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, अम्लों की आपेक्षिक शक्ति बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैं मिनरल एसिड्स की स्ट्रेंथ के बारे में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ उससे उत्पन्न एनायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन। ओके, जिसमें मैंने ऑक्सी और अनऑक्सी टू टाइप के एसिड्स की स्ट्रेंथ को बताया था। ऑक्सी एसिड्स में नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम्स पर। ओके, नंबर ऑफ अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम्स। फॉर एग्जांपल H2SO3, H2SO4, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रेंथ जाता है। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये वीक एसिड है। क्यों? देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड में एनाइन बनता है सल्फेट, और सल्फ्यूरस एसिड में एनाइन बनता है सल्फाइड। जैसा कि मैंने अभी बोला है कि ऑक्सी एसिड्स में डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम्स पर। किसी भी एनाइन में अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम्स का नंबर जितना ज़्यादा होगा, उसी रेशियो में उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन मीन्स, देखिए SO3, जिसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, इसमें 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। ये ऑक्सीजन अनप्रोटोनेटेड, माने जिससे प्रोटॉन ना जुड़ा हो, जिससे हाइड्रोजन ना जुड़ा हो। हाइड्रोजन तो इनसे जुड़ा था, तो ये 2 नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज होने के लिए कितना ऑक्सीजन मिलेगा? एक, है ना, एक अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन। जबकि सल्फेट आयंस में देखिएगा, यहाँ 2 नेगेटिव चार्जेस को, सल्फेट आयन में 2 नेगेटिव चार्जेस को स्टेबलाइज होने के लिए 2 अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, 2 प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन, अनप्रोटोनेटेड सॉरी, ये यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाएगा और ये चार्ज यहाँ पर आकर के डीलोकलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए सिर्फ एक ऑक्सीजन अनप्रोटोनेटेड, है ना, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर हुआ ना? तो फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ऑक्सी एसिड्स के जो नेगेटिव आयंस होंगे उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस, और नेगेटिव चार्जेस का डीलोकलाइजेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम। अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन मीन्स जिन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ना जुड़ा हो, है ना। अब देखिए H2SO4 में 2 हाइड्रोजन थे, किसके साथ था, किसके साथ था? तो ये 2 ऑक्सीजन अनप्रोटोनेटेड, अप्रोटोनीकृत। यहाँ पर एक ऑक्सीजन अनप्रोटोनेटेड था, इसलिए सल्फेट आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक और भी बहुत ही इंटरेस्टेड एग्जाम्पल है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस H3PO4, H3PO3, H3PO2। और स्ट्रेंथ को ठीक से समझने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो हमारा भी पूरा देखें, तभी समझ में आएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हो, है ना, तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको और भी इसी टाइप के इंटरेस्टेड वीडियोस आपके पास पहुंचते रहे। ओके, तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, अगर हम इनको ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना, जनरली जैसा कि होता है ऑक्सी एसिड्स में, यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ +3 और यहाँ +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इसको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए, लेकिन इन तीनों में तो ये सबसे कमज़ोर है ना। इन तीनों में इस एसिड की स्ट्रेंथ सबसे कम है,
और इसकी सबसे ज़्यादा है। हालांकि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रेंथ नियर अबाउट सेम होती है, नियर अबाउट, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, बट डिफरेंस है। इन तीनों में अगर स्ट्रेंथ देखेंगे, H3PO2 की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आ रही है ना, सबसे ज़्यादा। क्यों आ रही है? यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए, H3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड ट्राइबेसिक एसिड, आर्थोफास्फोरस एसिड डाइबेसिक एसिड, हाइपोफास्फोरस मोनोबेसिक एसिड, है ना। यहाँ पर नेगेटिव आयन मिलता है फॉस्फेट PO4 3-, यहाँ पर नेगेटिव आयन मिलता है HPO3 2-, यहाँ नेगेटिव आयन मिलता है H2PO2 1-। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? देखिए, PO4 3-, जिसका स्ट्रक्चर होगा ये, HPO3-, इसका स्ट्रक्चर होगा ये, H2PO2, इसका स्ट्रक्चर ये होगा। अब देखिए, यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज को डीलॉकलाइज होने के लिए कितना ऑक्सीजन मिलेगा? 1। आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने एक सेंटेंस बोला था कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस की स्ट्रेंथ नियर अबाउट सेम होती है। ये क्यों सेम होती है? बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम्स। इसके पास अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन कितना है? 1। इसके पास भी अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन 1 है और इसके पास भी 1। तो इन तीनों ही एसिड में अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम का नंबर इक्वल आ रहा है। लेकिन आप देखिए, नेगेटिव चार्जेस कितने हैं? 3। और इन 3 नेगेटिव चार्जेस को स्टेबलाइज होने के लिए कितना ऑक्सीजन मिल रहा है? ओनली 1। यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्जेस को स्टेबलाइज होने के लिए 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज होने के लिए 1 ऑक्सीजन, है ना। इट मीन्स आप देखिए, सबसे ज़्यादा डीलॉकलाइजेशन के चांसेस कहाँ पर होंगे नेगेटिव चार्ज के? H2PO2 में, है ना। क्यों? 1 नेगेटिव चार्ज 1 ऑक्सीजन पर, यानी पूरा का पूरा 1 एटम मिल रहा है। यहाँ 2 नेगेटिव चार्जेस को 1 एटम, इट मीन्स 1 नेगेटिव चार्ज के हिस्से में कितना आ रहा है? 1/2। और यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज या डीलॉकलाइज होने के लिए 1 ऑक्सीजन। तो 1 नेगेटिव चार्ज का शेयर कितना आ रहा है? 1/3, है ना। इसलिए ये नेगेटिव आयन मोस्ट स्टेबल हुआ इन तीनों में, है ना। और इसका रिलेटिव एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों की अम्लीय शक्ति, ये किस पर डिपेंड करती है? यहाँ भी सेम फैक्टर है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। कौन सा एनायन? जो एसिड से मिला हुआ है ना। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, है ना। कौन सा एनायन? जो एसिड से मिला हुआ है ना। अब ऑर्गेनिक एनायंस होंगे, इनकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? यहाँ थोड़ा फैक्टर चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे? इसमें इंडक्टिव फैक्ट एंड रेजोनेंस, ये 2 मेजर फैक्टर्स होंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक नेचर को प्रभावित करेंगे, है ना। देखिए, इंडक्टिव फैक्ट 2 टाइप का होता है, +I -I। रेजोनेंस इफेक्ट भी 2 टाइप का होता है, +R
माइनस आर। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, कौन सा एनाइन? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला हुआ है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर, है ना। ये जो माइनस वाले इफेक्ट हैं ये एनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे, जबकि प्लस वाले इफेक्ट प्लस आई हो या प्लस आर हो ये एनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, इट मीन्स डीस्टेबलाइज करेंगे एनाइन को, और एसिडिक स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज करेंगे ये। ओके ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट से इंक्रीज होगा और प्लस आई प्लस आर इफेक्ट से डिक्रीज होगा। ओके, तो स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, और ये एनाइन कहाँ से मिला हुआ है? एसिड से, है ना, H प्लस रिमूव करने के बाद। और इसकी स्टेबिलिटी को मेनली ये 2 फैक्टर्स प्रभावित करेंगे, जिसमें माइनस वाले इफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इट मीन्स स्टेबलाइज करते हैं एनाइन को, और जो प्लस वाले इफेक्ट होंगे ये डीस्टेबलाइज करते हैं। और इसमें भी जो रेजोनेंस इफेक्ट होगा ये मेजर होता है स्ट्रॉन्गर, ये डोमिनेंट है ना, और ये वीकर, कमज़ोर है ना, तो ये मेजर फैक्टर होगा प्लस आर। इसके लिए आपको प्लस आर प्लस आई माइनस आई भी पता होना चाहिए। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको रेजोनेंस इफेक्ट बताते हैं। देखिए, ये बेंजीन में न्यूक्लियस के साथ ये कोई एक एटम अटैच X, अब ये कैसा इफेक्ट जनरेट करेगा? प्लस आर और माइनस आर, ये डिपेंड करता है इसके नेचर पर। अगर X पर नेगेटिव चार्ज है ना, इसको आप बोल सकते हैं की एटम। अगर इस की एटम पर नेगेटिव चार्ज है और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज हो या इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, है ना, और ये X कोई एल्किल ग्रुप हो, तो कैसा इफेक्ट जनरेट करेगा? प्लस आर मीन्स ये ग्रुप इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, है ना। कब? अगर X पर नेगेटिव चार्ज है या X के पास लॉन पेयर है या फिर X ये कोई एल्किल ग्रुप है, तो ये इस रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा बेंजीन को। अगर X पर पॉजिटिव चार्ज है और X किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है, मल्टीपल मीन्स डबल और ट्रिपल, है ना। इफ X हैज पॉजिटिव चार्ज और X मीन्स की एटम बॉन्डेड विद नेगेटिव एटम बाई मल्टीपल बॉन्ड, है ना। X पर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर ये X किसी नेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो। सपोज दैट X की जगह पर C है, ये कंडीशन हो सकती है। आप देखिए, नेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से अटैच, या फिर इस तरह से हो सकता है ना। तब ये क्या करेगा? इन दो सिचुएशन में ये माइनस आर इफेक्ट जनरेट करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ओके, तो रेजोनेंस इफेक्ट में ये दो कंडीशन है मेजर।
प्लस आर माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, और माइनस आर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। पहचान क्या है? इफ़ की एटम हैज़ नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और की एटम की जगह पर कोई एल्किल ग्रुप है तो प्लस आर इफेक्ट आएगा। और अगर की एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या की एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है, तब ये माइनस आर इफेक्ट जनरेट करेगा। रेजोनेंस इफेक्ट क्लियर हुआ है ना? देखिए नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन या तो प्रोवाइड किया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जाता है। बट इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को या तो अट्रैक्ट किया जाता है या रिपेल किया जाता है। यहाँ एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का कोई लेन देन नहीं होता है, ओनली अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब ये इफेक्ट टू टाइप्स का है, प्लस आई माइनस आई, है ना? प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, माइनस आई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। प्लस आई इफेक्ट जनरली कौन जनरेट करता है? एल्किल ग्रुप। और इसमें भी दो सिचुएशन हो सकती हैं। फर्स्ट, एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, है ना? एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। इन आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, इसमें जैसे जैसे एल्किल ग्रुप में ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उसका प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। एन प्रोपेल का प्लस आई इफेक्ट कम होगा और आइसोप्रोपिल का ज़्यादा होगा। ओके, तो प्लस आई इफेक्ट में जनरली ये दो कंडीशन आती हैं। माइनस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, इसके लिए आपको एक सीरीज है ना लर्न करनी होगी। कौन सी? देखिए, माइनस आई इफेक्ट का ये ऑर्डर होगा, है ना? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, और ये सीरीज आपको लर्न करनी होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। ओके, तो एसिडिक नेचर को, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो एसिडिक नेचर होंगे उनको जनरली ये दो फैक्टर प्रभावित करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। CH3OH, C2H5OH, इन दोनों में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, है ना? देखिए CH3OH मेथिल अल्कोहल, इसका एनाइन होगा CH3O- और इसका एनाइन होगा C2H5O-। ओके, मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, अब इन दोनों में स्टेबिलिटी देखिएगा, CH3O-, C2H5O-। यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज दोनों जगह प्रेजेंट है, बट यहाँ पर CH3 ग्रुप है और यहाँ C2H5। मैंने अभी बताया था कि जितने भी प्लस वाले फैक्टर होंगे, प्लस आई या प्लस आर, ये एनाइन को डीस्टेबलाइज करेंगे, इट मीन्स एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेंगे। लेकिन अगर माइनस आई या माइनस आर है, ये एनाइन को स्टेबलाइज करेगा, इट मीन्स एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर CH3 कैसा इफेक्ट जनरेट करता है? प्लस आई, C2H5 प्लस आई, और इन दोनों में किसका प्लस आई ज़्यादा होगा? C2H5 का, बिकॉज C2H5 एल्किल ग्रुप में 2 कार्बन एटम्स है ना? इस
एल्किल ग्रुप का साइज बड़ा है, ठीक। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? CH3O मिथॉक्साइड आयन की। इट मीन्स मैथिल अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो एथिल अल्कोहल से ज़्यादा होगा। प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इन दोनों में देखिएगा इसका नेगेटिव आयन होगा प्रोपोक्साइड और इसका नेगेटिव आयन होगा आइसोप्रोपोक्साइड। अब फिर दोनों में स्टेबिलिटी देखिएगा, यहाँ पर एल्किल ग्रुप प्रोपिल ग्रुप है और यहाँ पर भी प्रोपिल है, बट ये एन प्रोपिल है और ये आइसोप्रोपिल है। और मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों ही तो प्लस आई इफेक्ट जनरेट करेंगे। ये आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप्स हैं, तो दोनों में किसकी प्लस आई स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? आइसोप्रोपिल। क्योंकि एल्किल ग्रुप में जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, है ना, ब्रांचिंग। और यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं, स्ट्रेट चैन। इट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स एन प्रोपिल अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, एंड साइक्लोहेक्सेनॉल, इन दोनों में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ से हम प्रोटॉन रिमूव कर देते हैं और इनका एनाइन बना लेते हैं। इसका एनाइन होगा फिनॉक्साइड, यहाँ से भी प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं। अब देखिए दोनों में कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, यहाँ पर स्टेबलाइजिंग फैक्टर है रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं, रेजोनेंस। मैंने अभी आपको इससे पहले दो फैक्टर बताए थे, रेजोनेंस इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन एक कंडीशन भी है रेजोनेंस की। रेजोनेंस कब होगा? है ना, कंपाउंड में अगर पाई पाई कंजुगेशन है, पाई पाई कंजुगेशन, एन पाई कंजुगेशन, है ना। पाई पाई कंजुगेशन मीन्स टू डबल बॉन्ड्स और टू ट्रिपल बॉन्ड और वन डबल वन ट्रिपल, ये अल्टरनेट पोजीशन पर हो। एन पाई मीन्स नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो, है ना। और प्लस पाई प्लस चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो, माइनस चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो। तो ये कंजुगेशन की 5 कंडीशन है। अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई पाई कंजुगेशन मीन्स ये डबल सिंगल डबल ट्रिपल भी हो सकता है, ये फर्स्ट सिचुएशन। एन पाई मीन्स ये एन नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पाई बॉन्ड, ये दोनों अल्टरनेट पोजीशन पर हैं। और प्लस चार्ज और ये पाई बॉन्ड, ये भी दोनों अल्टरनेट पोजीशन पर हैं। माइनस चार्ज और ये पाई बॉन्ड, ये भी दोनों अल्टरनेट पोजीशन पर हैं, है ना। और इसके अलावा अगर ये सिचुएशन आती है पाई बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स फ्री रेडिकल, ये दोनों अल्टरनेट पोजीशन पर हैं, तो भी कंजुगेशन होगा। तो इनमें से कोई सिचुएशन अगर आती है तो मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होगा, यानी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। देखिए फिनॉक्साइड आयन में इनमें से कौन सी सिचुएशन आ रही है? पाई पाई एंड एन पाई, यानी यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना, रेजोनेंस से। कैसे? देखिएगा,
ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सिस में था वो कहाँ पर आ गया, बेंजीन न्यूक्लियस में आ गया, रिंग में आ गया, है ना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बना चुका हुआ है, यानी नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पर था वो कहाँ पर आ गया है, बेंजीन रिंग में। है ना। अब देखिए नेगेटिव चार्ज इस तरह से डीलोकलाइज हुआ। फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन एटम पर था, बेंजीन न्यूक्लियस में आर्थो पर आया, पैरा पर आया, फिर आर्थो पर आया, है ना। तो यहाँ पर रेजोनेंस ने इसको स्टेबलाइज कर दिया। बट साइक्लोहेक्सेनॉल का जो नेगेटिव आयन था, है ना, यहाँ पर कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, कोई भी नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है। तो फिर क्या है, स्टेबिलिटी इसकी कम है, बहुत कम है। और फिनॉक्साइड आयन इसके कंपेयर में मोस्ट स्टेबल। इट मीन्स फिनॉल का एसिडिक करेक्टर साइक्लोहेक्सेनॉल से बहुत ज़्यादा हुआ। ओके। अब तक हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को -R -I इफेक्ट इंक्रीज़ करते हैं, और रेजोनेंस ये भी इंक्रीज़ करता है। जितने भी प्लस वाले इफेक्ट हैं ये सभी नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। इट मींस एसिडिक नेचर को डिक्रीज़ करते हैं, और माइनस इफेक्ट इंक्रीज़ करते हैं बिकॉज ये स्टेबलाइज करते हैं। तो इससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक नेचर को पता कर सकते हैं, है ना। कोई भी हो, सपोज दैट फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, अगर आप इसमें देखेंगे जो कॉमन फैक्टर है उसको आप छोड़ दीजिए। CHO कॉमन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H। अब दोनों में अगर आप एसिडिक नेचर देखेंगे किसका ज़्यादा होगा, डायरेक्टली देख सकते हैं CH3 प्लस सा इफेक्ट जनरेट कर रहा है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। इट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा, है ना। तो आप एक बार आप सारे फैक्टर्स को देखिएगा, और इससे पहले जो वाला वीडियो है उसमें मिनरल एसिड्स की स्ट्रेंथ दी गई है, उसको भी देखिएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। और अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे इस टाइप की वीडियो लाता रहूँ। ओके, थैंक यू।